आपको मैं बता दूं कि लोगों की मानसिकता इतनी खराब कर दी कि अगर कोई आदमी खड़े होकर ये स्टेटमेंट दे देना कि दिल्ली के अंदर एम्स अस्पताल के नीचे महादेव का मंदिर था, तो लोग वो एम्स अस्पताल को तोड़वाने में लग जाएंगे। लोग ये नहीं देखेंगे कि भैया अगर अस्पताल टूट गया तो लोग इलाज कराने कहाँ जाएंगे। लोगों को मंदिर और मस्जिद की राजनीति में इतना गंदा इल्जा दिया है कि कभी शाहीन बाग के अंदर बुलडोजर, तो कभी अयोध्या का मुद्दा, कभी बाबरी मुद्दा, कभी CANRC, कभी इस देश में अजान और लाउड स्पीकर, कभी हनुमान चालीसा और अजान। क्या सरकार एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट या जो स्कूल बंद पड़े हैं उनको खोलने की बात, देश को आगे बढ़ाने की बात, देश की प्रगति की बात, देश की उन्नति, देश के डेवलपमेंट की बात सरकार क्यों नहीं करती है? सरकार ये जानती है कि इसके नाम पर हिंदू और मुस्लिम कराने से हमें वोट मिलता है, और न्यूज चैनल्स जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम कराने से हमें TRP मिलती है। तो दोनों के दोनों, चाहे पत्रकार हो चाहे फिर वो इस देश में सरकार हो, दोनों के दोनों हिंदू मुस्लिम पकड़ चुके हैं। अरे फोटोग्राफी कराने का शौक तो नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत है, तो उनको थोड़ी बदल देंगे। हालांकि उनको भी 24 में बदला जाएगा, इंतजार करिए आप थोड़ा सा। 24 की तैयारी है, पूरी तरीके से ये तैयारी है गुजरात की। गुजरात इलेक्शन से पहले ये लोग देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं, देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा कराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर मुद्दा होता तो वो कभी भी मंदिर और मस्जिद पकड़ती नहीं, क्योंकि वो जानती है। अब आप ये देखिए, अयोध्या का विवाद जो है वो समाप्त हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर बना और बड़े ही भव्य तरीके से बना, न देश के मुसलमान को आपत्ति हुई और न किसी व्यक्ति को आपत्ति हुई। सब लोगों ने बड़े शांति प्रिय तरीके से जो फैसला कोर्ट का आया उसको स्वीकार किया। तो इससे बेचैनी अगर किसी को है तो बीजेपी को थी कि भैया देश में दंगे क्यों नहीं हुए। तो बीजेपी अब चाहती है कि भैया अयोध्या अगर खत्म हो गया तो नया मुद्दा क्या करे। तो अब ये नया मुद्दा लिया ही आए हैं। फिर उसके बाद में काशी और मथुरा है, बहुत सारे मुद्दे इनके पास। प्रधानमंत्री कार्यालय के नीचे भी महादेव का मंदिर है, इसको भी खत्म करके बना दो यहाँ भी मंदिर। आपने देखा है ना? आपने देखा है? तो आपने देखा है क्या वहाँ पर? आपने देखा है वहाँ पर जो आप बोल रहे हैं? मुंह से बोलने को क्या जाता है? जांच के पूरा हिंदुस्तान खुदवा दो, एक एक के मकान ढा दो, देख लो जिसके घर के नीचे मंदिर है सबके वहाँ मंदिर बनवा दो। एक बात आप मुझे बताइए कि किसी मुसलमान ने आपसे आकर कहा है कि भैया इस मंदिर के नीचे अपनी मस्जिद थी? बताइए ना, क्यों आप देश के माहौल को खराब कर रहे हैं? क्यों हिंदू और मुसलमान को लड़ाने में लग रहे हैं? हिंदू मुसलमान शांति प्रिय तरीके से रह रहा है। जब लोगों को लगता है कि लोग अब जो है गाड़ी जो है वो पटरी पर आ चुकी है, लोग अपना काम धाम करेंगे, लोग वापस से कमाई करेंगे, लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, वापस से लोगों का जो जीवन है वो पहले जैसा शुरू हो जाएगा, तभी न तभी कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी आपने देखा कि दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, कभी जहांगीरपुरी का दंगे हो जाते हैं, कभी आपने देखा कि इस देश के अंदर जो है CNRC जैसी बात को लेकर देश के नेता बोल देते हैं, कभी इस देश में अयोध्या जैसा मुद्दा उत्पन्न हो जाता है, कभी इस देश के अंदर अब आपने देखा कि ये आपका बनारस का काशी कॉरिडोर वाला मामला उत्पन्न हो जाता है। तो आप एक बात मुझे बताइए, इस चीज को मानते हैं मोहित शर्मा की मुगलों ने जो है मंदिरों को तोड़ा है? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप बात करते हैं ना, ये तो आप देश के इतिहास को भी पढ़ लीजिए। जो लोग कहते हैं ना मंदिर और मस्जिद की बात, तो औरंगजेब जो थे उन्होंने मस्जिद को भी गिराया है। अब ये बात भारतीय जनता पार्टी के अनपढ़ जाहिल और गवार नेता तो जानते नहीं होंगे, क्योंकि वो जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा तो वो कहाँ से जानते होंगे। तो मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री जो औरंगजेब था उसने मस्जिद को भी गिराया। और सबसे पहले जहां तक मेरे को पता है, जो मैंने पढ़ा है, सबसे पहले उसने जो मस्जिद को गिराया वो मस्जिद थी गोलकोंडा की, मैं आपको बता दूं। और वो इसलिए गिराई थी, उसके पीछे एक रीजन था। वहां का जो नवाब था, वहां का जो राजा था, वो कर नहीं दिया करता था। वो कहता था कि अभी देश में जो राज्य में जो आर्थिक हालत है वो खराब चल रहा है। और ये बात औरंगजेब को पता चली कि जो वहां का जो नवाब है वो मस्जिद के नीचे सारा धन छुपा के रखता है। तो औरंगजेब ने क्या काम करा, वो गोलकोंडा की मस्जिद को गिरवा दिया। और देश के इतिहास में ये भी लिखा हुआ है, सुन लीजिए, ये भी लिखा हुआ है कि बहुत सारे मंदिरों को बनवाया भी गया, उनके लिए चंदा भी दिया गया। तो ऐसा नहीं है, आप हिस्ट्री को रीड करिए। और दूसरी बात ये कि आप इतने बड़े अगर इतिहासकार हैं और इतने बड़े इतिहास के जानकार हैं, तो आप मुझे ये बता दीजिए, क्या आप औरंगजेब के बगल में ही चल रहे थे जब औरंगजेब मंदिरों को और मस्जिदों को गिरा रहा था? आपको पता होगा। मैं तो वही जानता हूँ जो इतिहास में लिखा है, क्योंकि मैं भाई जो इतिहास में पढ़ा है मैं उसी को बता सकता हूँ। और आप लोगों को सुन लीजिए, वो पता है वो कैसे हैं। अभी आप उनके हाथ में 2000 की पत्ती थमाएंगे ना, भारतीय जनता पार्टी के पेड लोग हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को लाकर धरना प्रदर्शन करती है ना, ऐसी वो लोग हैं। अभी 2000 भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बोल लगाई, आप 4000 लगाएंगे, तो वो कहेंगे नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप ऐसे ही बोल रहे हैं। आप विरोध क्या कर रहे थे, कान में कर? एक मिनट, आप विरोध कैसे कर रहे थे? विरोध एक दूसरे के कान में बोल के कर रहे थे?
इस मंदिर नहीं है, यहाँ मस्जिद थी, यहाँ मंदिर नहीं मस्जिद थी, ऐसे कर रहे थे आप विरोध। कैसी बात करते हैं आप? आपकी ना बात में कोई तर्क है ना तथ्य है, आप बेफजूल की बातें करते हैं। अगर आप काफी लंबे समय से विरोध कर रहे थे तो भैया बीजेपी तो ऐसे मुद्दे पकड़ने में माहिर है, जब विपक्ष में थी तब भी माहिर थी, आज सत्ता में है तब भी माहिर है, तो विपक्ष में रहते हुए बीजेपी को पता कैसे नहीं चला? बाकी है, कब से नहीं कह रहे हैं, जब सत्ता में आए हैं तब से कह रहे हैं। अब बोला योगी जी ने कि काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या तो झांकी थी, बोला क्या? अब बताइए ना, कुर्सी आ गई, अब हिंदू मुस्लिम मरे तो मरे, कोर्ट 24 ने जो है, आदेश अब दिया 24 है। है। मुद्दा एजुकेशन है, हेल्थ है, डेवलपमेंट है, बेरोजगारी है, सब तो हो रहा है, बढ़ती महंगाई है, सब तो हो रहा है। क्या हो रहा है? सब हो रहा है। रोजगार भी मिल रहा है, शिक्षा। अरे आप दिमाग, एक बात मुझे बताइए, आपका मानसिक संतुलन खराब है, मानसिक दिवालिया घोषित हो चुके हैं। 50 रुपए आज भी सिलेंडर पे पड़े हैं, जाके गरीब के घर में जाके देश पता हित में करिए हो रहा है ना। आप, ये कौन सा देश हित में हो रहा है? आप इधर सुन लीजिए, आप में अगर दम है ना तो जाकर एक काम करिए, देश हित का आपको इतना शौक है ना तो देश हित में एक काम करिए, 10 लोगों के घर पे आप सिलेंडर भिजवा दीजिए। है आप में दम? बात करेंगे रोजगार मिला नहीं मिला है, देश हित का। ठीक रोजगार है, मिला नहीं मिला है किसको? रोजगार 4.5 लाख जो रोजगार उत्तर प्रदेश में मिला वो आप देखे नहीं? भाई इन देखा नहीं महामूर्ख, आपने? सुन लीजिए, इन कोई मूर्ख पत्रकार को कोई समझाइए, सरकार का वादा 2 करोड़ रोजगार का था। भाई आप एक बात मुझे बताइए, इतने पत्रकार मौजूद हैं और सोशल मीडिया को तो जो है वो निष्पक्ष बताया जाता है, लेकिन जनाब आपके बीच में भी ना कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ना कि कुछ मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो मेरा टारगेट आप लोगों को नहीं है, मेरा टारगेट उन गोदी मीडिया के पत्रकारों को है जो डेली हिंद जैसे चैनलों को चलाते हैं। ठीक है ना? इन्हों को क्या है, देश में बढ़ती महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती, आम आदमी की जेब पे जो आज प्रेशर हुआ है, आम आदमी की जेब का जो खर्चा बढ़ा है, भाई 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ने से इन जैसे दलाल पत्रकारों को कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मोदी जी के द्वारा तो महंगाई बढ़ी है तो अरे मेहनत सुन करिए ना। लीजिए, बाबा रामदेव ने सुन कहा है लीजिए। कि महंगाई बढ़ी है तो मेहनत करिए। अरे बाबा रामदेव अब मेहनत नहीं करना बाबा चाहते हैं रामदेव ना। डिप्टी कमिश्नर लगे हैं, बाबा रामदेव गवर्नर हैं कहीं के। क्या है बाबा रामदेव? बाबा रामदेव हो गए आप, बाबा रामदेव को ही सुनते हैं 24 घंटे हैं, तभी आप पूरे यूं हो गए, पूरा कमल ककड़ी कुपोषण के शिकार। ठीक है ना? इतना मत देखा करिए, वरना पता चले कि थोड़े दिन में गायब भी हो गए। तो आप जो लोगों की मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, उस पर बात करें। अच्छा, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कोर्ट के तरफ से भी कहा गया है कि टीम जाए और वहां पर फोटोग्राफी करे और पूरी तरीके से जांच करे। देखिए मैं आपको बता दूं कि कोर्ट के मामले में किसी भी प्रकार की टिप्पणी हम नहीं कर सकते। कोर्ट के मामले पर टिप्पणी करना जो है वो देश के संविधान के भी अनुरूप बताया जाता है। ठीक है ना? मैं आपको बता दूं तो कोर्ट के किसी भी फैसले को जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होता है उसको लोग सर्वोपरि मानते हैं। तो कोर्ट के, मैं अपनी खुद की अपनी एक ओपिनियन बता रहा हूँ कि ये गलत है, बाकी कोर्ट को लेकर मैं इसमें कोई राय उत्पन्न नहीं। कल से सभी टीवी चैनल में यही खबरें चल रही है, चारों तरफ मैंने जिधर देखो आपको क्या आप वही बोला, खबरें चल रही है। गोदी मीडिया के पत्रकारों को तो चाहिए, उन पत्रकारों को ये नहीं दिखा कि उनको वहां से भगाया गया, घुसने नहीं दिया उनको वहां पर। जब मोदी जी का प्रोग्राम चल रहा था विदेश के अंदर तो इनको घुसने नहीं दिया, लेकिन इन्हें अकल नहीं आती है। इनकी इतनी बार फजीयत हुई है और ऐसी फजीयत आपकी भी होगी, आप जहाँ चिल्लाइए चिल्लाइए, जब तक फजीयत इन जैसे पत्रकारों की नहीं होगी ना, जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, तब तक इन जैसे पत्रकारों को भी चैन नहीं आएगा। कम से कम इन जैसे पत्रकारों के साथ रहते हैं जो निष्पक्ष हैं, इनको देखकर भी तो सीखा करिए, या अपनी आदत भी नहीं बदलेंगे, आप ऐसे ही रहेंगे। कम से कम गरीब आदमी के लिए भी आवाज उठाइए। और आप लोगों से निवेदन है कि जो गोदी मीडिया के जो तमाम चैनल हैं वो तो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान से प्रेम ही नहीं करते, वो तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान टुकड़ों में बढ़ जाए, हिंदू मुसलमान के नाम पे इस हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाए और उनकी जेब में मोटा पैसा आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव है, तो क्या ये मुद्दे भुनाए जा सकते हैं? यही मुद्दे ही भुनाए जाएंगे, यही मुद्दे भुनाए जाएंगे। अभी आपके एक दलाल पत्रकार ने बोला तो इस बात को बोला ना उन्होंने अभी इस बात को कि भैया आपकी 50 रुपए सिलेंडर पर बढ़ गए तो क्या हुआ? उनको कोई फर्क नहीं है, देखा ना, उनको कोई महंगाई का फर्क ही नहीं है। पत्रकार से आप इस तरीके से बात मत। अरे मैंने जिन पत्रकारों को बोला ना, आप बीच में आ गए, इनको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ठीक है ना? आप थोड़ा सा पूरी बात को यहाँ खड़े होकर अगर सुनते तो आपको पता भी चलता। ठीक है ना? पहले आप सुन लीजिए क्या बात चल रही है। काफी लंबे वक्त से अच्छा, एक मुद्दा भी और चल रहा है। अमित शाह का बयान है कि CNRC फिर से लागू हो सकता है, अभी CA लागू हो सकता है अगर कोरोना खत्म हो जाता है। अमित शाह जी से ये पूछ लीजिए, अमित शाह जी को ये तो पता नहीं है 10वीं पहले होती है 12वीं पहले होती है। ठीक है ना? सुन लीजिए, अरे इस पे आप लोग हमेशा लगे रहते हैं। स्लिप ऑफ टंग है, स्लिप ऑफ टंग तो पीएम जी भी करते हैं, फिर बेटी बचाओ बेटी पटाओ। ठीक है ना? अब वो विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर के चारों तरफ भटकने लगते हैं, वो भी स्लिप ऑफ टंग बोल दीजिए ना। जी बोल दीजिए ना। आप मैं आपको बताता हूँ, अमित शाह जी का जो ये मुद्दा है कि CA/NRC को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे ही नहीं है। अब आपने बात करी CA को लेकर, भैया कह रहे हैं कि रोहिंग्या बहुत है, जो आपकी पार्टी के रोहिंग्या उनका क्या? बीजेपी में नहीं है रोहिंग्या, बीजेपी के नेता है रोहिंग्या। अरे बंगाल में जाकर देखिए कौन है, तो बड़ी जल्दी आपकी आवाज निकली। कोकिन के साथ में जो नेताएं
बहन पकड़ी गई थी वो कौन थी? जरा ये बताइए, भूल गए होंगे आप, आपकी याददाश्त कमजोर है। क्योंकि बीजेपी के नेता जो पकड़े जाते हैं उनको लेकर तो आपकी याददाश्त कमजोर होगी। क्योंकि बीजेपी को तो कुछ लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि अपने पिताजी को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते होंगे जितनी रिस्पेक्ट नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। ठीक है ना? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बात रही सीए की, तो सीए सरकार को अगर लागू करना होता या उस पर कुछ इम्प्लीमेंट या वर्क करना होता तो सरकार कब का कर चुकी होती। सरकार को इसके नाम पे, सुन लीजिए, बिल्कुल मुद्दा बना रही है और सरकार को इसके नाम पे देश में दंगे और फसाद कराने हैं। वरना आप एक बात मुझे बताइए, 300+ का बहुमत है, प्रधानमंत्री आपका है, गृह मंत्री आपका है, वित्त मंत्री आपका है, रक्षा मंत्री आपका है, सारे नेता और मंत्री तो आपके हैं। अब क्या नारियल फुड़वाएं आकर? क्यों पागल बना रहे हैं पिछले साल से? भाई 2-3 साल से पागल बनाने में लग रहे हैं। CNRC के नाम पे देश की राजधानी को आपने जलवा दिया। कुछ नहीं होना इस पे, ना देश की जनता को इन जैसे लोगों से डरने की जरूरत है। खत्म होगा उसका सीए लागू हो जाएगा। अरे सुन लीजिए, कोरोना तो अभी आया ही, कोरोना भी तो अभी आया 2 साल पहले ही, उससे पहले तो नहीं था। बताइए उससे पहले आपने क्या कर लिया? आपने चुनाव कराया, आप बंगाल के चुनाव, सुन लीजिए, बंगाल का चुनाव करा दिया, यूपी का चुनाव करा दिया, तब से अब तक नहीं कराया। तो अब दिख रहा है ना कि मुद्दे खत्म हो गए हैं। तो नया लेटेस्ट मुद्दा तो देखिए, CNRC के नाम पे इस हिंदुस्तान का नागरिक घबरा जाता है और जिस कारण जो है देश में होगा वो घबराएगा क्यों? सवाल तो यही अटक जाता है ना। मतलब सुन लीजिए, मतलब इस देश के अंदर इतनी जगह प्रोटेस्ट चला, शाहीन बाग में चला, बिहार के अंदर चला, मुंबई के अंदर चला, वो सारे के सारे लोग गलत हैं। और उसके अंदर आपके पिताजी भी शामिल हो सकते हैं, उसके अंदर आपकी माताजी भी शामिल हो सकती हैं, तो क्या वो गलत है? मतलब आज अगर आपके ऊपर नहीं बीत रही है तो आप उन लोगों को गलत बता रहे हैं। आपकी मानसिकता किस प्रकार खराब है ये देख समझ में आती है मुझे। ठीक है ना? तो देश के अंदर ये है जो सिर्फ माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है, बाकी इन पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कर्नाटक की हिंसा पे 2 बात कहूंगा कि राजनीति करने का शौक है तो राजनीति करिए, बेशक करिए, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ मत करिए। और जिस राम की आप बात करते हैं, अगर आपने राम को पढ़ा है ना, तो राम ने महिला के खातिर, अपनी पत्नी के खातिर, स्त्री के खातिर लंका तक की यात्रा तय की थी। और आज आप नारी के वस्त्र उतारने में लगे हुए हैं, नारी को सरेआम बदनाम करने में लगे हुए हैं। और एक बात उनके लिए कहना चाहूंगा, जिन नफरती चिंटुओं के सामने वो अकेली लड़की खड़ी रही, उनको एक बात कहूंगा कि अकेली लड़की देखकर फ्लावर समझे थे क्या? वो तो फायर निकली जो आप सभी नफरत फैलाने वाले लोगों के दिल में आग लगा के चली गई। और आप महिला को बदनाम करने की कोशिश इस देश में हरगिज ना कीजिएगा। अगर आप महिला के वस्त्र उतरवाने की बात करेंगे, महिला को लेकर बदतमीजी करने की बात करेंगे, तो ये देश आपको हरगिज माफ नहीं करेगा। जो मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जाता था और वहां की कम्युनिटी बहुत ज्यादा खुश हुआ करती थी, लेकिन आज श्रीलंका की वो स्थिति हो गई कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति डैमेज हो गई। श्रीलंका में आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है, आपातकाल लगभग लग चुका है और मौजूदा सत्ता पक्ष के जितने भी नेता और मंत्री थे उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा है। और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो लापता ही हो चुके हैं, उनको कुछ अता पता नहीं है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो श्रीलंका छोड़ के चले गए हैं। और वहीं अगर बात करें श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की, तो कोलंबो के अंदर भी यही हाल है। देश के अंदर इतनी बुरी हालत हो चुकी है श्रीलंका की हालत, और श्रीलंका की हालत खराब होने का सबसे बड़ा फैक्ट यही था कि वहां पर आज से कुछ टाइम पहले हिजाब का मुद्दा, आज से कुछ टाइम पहले वहां पर हिंदू मुसलमान का मुद्दा, ये सब मुद्दे चल रहे थे। और वही स्थिति इंडिया के अंदर आज हो रही है। जो स्थिति आज से कुछ टाइम पहले श्रीलंका में हो रही थी, वही स्थिति आज इंडिया में हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि सीधे तौर पर कि हमारे देश वाले जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के अंदर भी लगातार हिजाब के मुद्दे को लेकर टारगेट किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, अजान चालीसा, ये सब चीजें हो रही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में भारत देश की स्थिति भी श्रीलंका के जैसी हो जाए, क्योंकि हमारे वाला तो पहले ही कहता है कि मेरा क्या है, मैं तो फक्कर फकीर हूं, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। लेकिन भैया आप ये समझ लीजिए कि हमारे वाले का तो पहले से ये स्टेटमेंट है। और हमारे वाले प्रधानमंत्री जी तो साफ कह रहे हैं कि भैया ये देखिए कि मित्रों, विकास हुआ या नहीं हुआ, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया कि आपकी खरीदने की क्षमता ही खत्म। लेकिन जनता सड़क पे उतरती है ना, जब जनता बगावत के सुर पकड़ती है। आप जनता को एक निश्चित समय अंतराल तक, निश्चित टाइम पीरियड तक उसको मूर्ख बना सकते हैं, उसको मंदिर और मस्जिद की राजनीति में उलझा सकते हैं। लेकिन जब उस जनता के कनस्तर का आटा खाली होगा तो जनता रोटी के लिए सड़कों पर उतरेगी। और जब जनता रोटी के लिए सड़क पर उतरती है ना, और जब जनता बगावत करती है, तो जो है वो पेट से ही शांत किया जा सकता है। लेकिन देश के अंदर हमारे वाले प्रधानमंत्री जी को तो क्या है, उनको तो चाहिए पूरी आजादी। उनको चाहिए पूरी आजादी देश को लूटने की, देश को बेचने की, देश को गुलाम बनाने की, देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे कराने की। ये आजादी चाहिए भाजपा और आरएसएस के नेताओं को।
श्रीलंका और अगर आप इंडिया की कंपैरिजन करें तो उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आज भारत देश का रुपया तेजी से नीचे गिर रहा है और डॉलर जो है वो तेजी से ऊपर जा रहा है। उसके सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत देश के अंदर भारत देश की इकोनॉमी पर चर्चा ना होकर भारत देश में हिंदू और मुसलमान पे चर्चा होती है। भारत देश में भारत को डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा ना करते हुए भारत देश में चर्चा होती है कि कल सुबह कौन सी मस्जिद के नीचे हम मंदिर निकाले। भारत देश ने आज विदेशों से इतना कर्जा ले लिया है कि एक एक व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए का कर्जदार हो गया है और ये कर्जा कैसे चुकाया जाएगा? कर्जदार बना चुकी है नरेंद्र मोदी एंड सरकार। ये सरकार नहीं, ये कंपनी चल रही है। आज श्रीलंका के अंदर की हालत ऐसी हो गई कि श्रीलंका के अंदर आपातकाल जैसी स्थिति घोषित हो गई है। आपातकाल लागू करना पड़ गया है। वहाँ के मौजूदा प्रधानमंत्री लापता हैं और मौजूदा सत्ता पक्ष के लोगों को लोग ढूंढ के मार रहे हैं। तो हमारे वाले का तो पहली स्टेटमेंट है, हमारे वाले तो पहले ही कहते हैं कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ और झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। तो यही स्थिति आप हिंदुस्तान में मत लाइए। रामदेव को अपने घर में रखिएगा, उसको जाके सुनिएगा। उसके योगासन से, प्राणायाम से ये देश नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। वो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, ठीक है ना, कोई इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ नहीं है। वो जो वो आसन बैठ के यूं करके क्या सूंघ लिया, आप उसको लेकर 24 घंटे बैठ जाती है। जहाँ पेट्रोल डीजल की बात हो वहाँ बिजनेसमैन रामदेव। कौन है रामदेव? कौन है रामदेव? अरे आय आपकी दुगनी हुई है क्योंकि आप बिजनेसमैन है। आय पत्रकारों की दुगनी हुई है क्योंकि आप दलाली करते हैं, ठीक है ना। जनता की आय दुगनी नहीं हुई है। आपने बीते 8 सालों में ही आधा हिंदुस्तान बेच दिया। जैसे आपके बाप को कोई दहेज में देकर भूल गया हो तो बचे बाकी सालों में तो आप पूरा हिंदुस्तान बेच देंगे। और देश के पत्रकारों को जब समझ में आएगा जब उनकी किडनियां तक बिक जाएंगी जनता की। ये राष्ट्रीय जोकर है भारतीय जनता पार्टी के नेता। इनको तो इंटरनेशनल जोकर साबित कर देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पढ़े लिखे हैं नहीं, इनके पास एक ही मुद्दा है। रात को सपने में सोते हुए भी ये लोग यही तराशते हैं कि कल कौन सी मस्जिद के नीचे मंदिर और धर्म के नाम के दंगे किसी भी देश की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को ठप कर देते हैं, किसी भी देश को खत्म कर देते हैं। देश के प्रधानमंत्री को सलाह दे रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद त्याग दीजिए। हिंदू और मुसलमान को भाई हैं, भाई थे और भाई ही रहे। दोनों तो मुसलमान को भी चाहिए, हिंदू मुस्लिम दोनों को चाहिए। दोनों को अपने धर्म की मानने की आजादी चाहिए। ये नहीं कि आप एक जाति को टारगेट करें, एक धर्म को टारगेट करें। आज इस देश के मुसलमान को आप क्या दिखाना चाहते हैं? टारगेट किया जा रहा है। अरे आप हर जगह उनको टारगेट करते हैं, हर जगह आप करते हैं। आप कुतुब मीनार तराश रहे हैं, आप ताजमहल तराश रहे हैं, आप जहांगीरपुरी के अंदर धर्म से कोई दिक्कत है? अभी बिहार के एक नेता ने क्या स्टेटमेंट दिया है? क्या दिया? उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है, भारत में जो है वो अजान नहीं पड़ी जाएगी। अजान जिसको पढ़नी है वो पाकिस्तान चला जाए। अब बताइए आप मुझे, ये भारतीय जनता है? हिंदू राष्ट्र तो बनाना है। अरे सुन लीजिए, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये लोकतांत्रिक देश है। विश्व का हिंदू राष्ट्र नेपाल भी है, लेकिन सबसे गरीब देश है। देख रहे ना आर्थिक स्थिति कितनी डैमेज हुई पड़ी है। और बात करते हैं हिंदू राष्ट्र, क्या डेफिनेशन देते हैं आप हिंदू राष्ट्र की? जिसमें सुन लीजिए क्या डेफिनेशन है आपकी नजर में हिंदू राष्ट्र की? ये डेफिनेशन है, ये परिभाषा है हिंदू राष्ट्र की कि हिंदू राष्ट्र में बेटियों के साथ बलात्कार हो और वो बलात्कार करने वाले बीजेपी के एमएलए हो। आपकी नजर में ये परिभाषा है हिंदू राष्ट्र की कि सरेआम एक परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया जाए, सरेआम ब्राह्मणों को मारा जाए, सरेआम दलित की बेटी के साथ बलात्कार किया जाए, सरेआम सिख भाइयों के ऊपर। सुन लीजिए, सरेआम सुन लीजिए, ब्राह्मणों पे भी टारगेट। सुन लीजिए, आपने कहा ना हिंदू राष्ट्र, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि सरेआम सिख भाइयों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है। आप एक बात बताइए, किसानों को यहाँ पर, सिख भाइयों को यहाँ पर बैठना पड़ा और आज आप कहने की क्या कहते हैं हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र क्या परिभाषा है आपकी नजर में हिंदू राष्ट्र की? आपकी नजर में क्या है? मैं आपको बताता हूँ। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा ये है कि हिंदू राष्ट्र नहीं, भारत देश, भारत देश लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेटिक देश, संविधान से चलने वाला देश, अजान और आरती वाला देश, मंदिर की घंटी वाला देश और मस्जिद की अजान वाला देश। ये है परिभाषा हिंदुस्तान की। वसुदेव कुटुंबकम अतिथि देवो भव वाला देश नाम है। और वो ये है कि नए नए विमान लेकर देश से लापता हो जाना, विमानों में दिन प्रतिदिन की यात्रा करना, यही इनका काम है। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना। एएनआई की रिपोर्ट भी है, बल्कि एएनआई ने भी इसको छापा ही, देख लीजिए आप। एक देश है डेनमार्क, जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डेनमार्क के जो, आप देख लीजिए डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक मीटिंग 2 बार प्रधानमंत्री से मुलाकात करी और एक ही दिन में। तो उन्होंने एक ही जैसे कपड़े पहने रखे, जबकि ये एक विकसित देश है, विकासशील देश की श्रेणी में नहीं आता। विकसित देश है, डेवलपमेंट देश है, ठीक है, डेवलप्ड देश है, ठीक है। अब सुन लीजिए, और हमारे वाला दिन में 4 बार, अरे क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? एक वो थे, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, एक वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी की धोती फटी क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री? फटी धोती पहने? अरे सुन तो लीजिए, जब प्रधानमंत्री, अरे वो जब पहन सकते हैं, अच्छा जब देश की जनता के पास भी अच्छा खाने पीने को हो। आज जनता भूखी मर रही है और आप बढ़िया कपड़े पहने, 2-2 टाइम के आप कपड़े चेंज करें। सुन लीजिए इस बात को, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, सुन लीजिए, फटी धोती पहनकर देश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और देश के लिए संघर्ष किया। और एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने खुद वस्त्रों को त्याग कर
देश को वस्त्र पहनाए, और एक नरेंद्र मोदी है जो देश को नंगा कर खुद लाखों करोड़ों रुपए के सूट मोहित जी, पहन आप रहे हैं। बोल रहे कि बहुत भूखे हैं देश के लोग, जी। गरीबी में कहाँ से कोई उठ सकता नहीं रहा है सड़कों पे। अरे आप एक बात मुझे बताइए, सड़कों पे उतरेगा कहाँ से आदमी? सड़कों पर उतरेगा कहाँ से? जो सड़कों पे उतरे तो उसको उठा के सरकार जेल में डाल दे। सरकार प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं दे रही है, और ये जो तमाम जगह हैं यहाँ पर आप परमिशन की याचिका लगाते रहिए, उसके बाद में आपको पुलिस स्टेशन से परमिशन लेटर नहीं मिलता है। तो सरकार, मुझे तो लगता नहीं कि हम लोकतंत्र में भी रह रहे हैं। और ये बात रही बोलने की, तो हम लोग बोलते हैं तो हमारे ऊपर आए दिन मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। सरकार कहीं हमें प्रोटेस्ट करने की आजादी नहीं दे रही है। सरकार, मीडिया बिक चुका है। हमें ये समझ में नहीं आता कि हम अपनी आवाज को उठाएं तो उठाएं कैसे। कुछ सोशल मीडिया के माध्यम है, उनके माध्यम से अपनी आवाज को उठाते हैं, और कुछ लोग हमारे पे सवाल खड़े करते हैं कि हम हिंदू नहीं है। अरे आपको प्रमाण देंगे कि हम हिंदू हैं या नहीं है? हम उन हिंदू में से हैं जो भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाना जानता है। हम नफरत की बात नहीं, हम प्यार की बात करते हैं, क्योंकि हमारा धर्म बहुत शांति प्रिय धर्म है जो प्यार की बात सिखाता है, नफरत की नहीं। उनके लिए मुद्दा रहा है हिंदू और मुस्लिम का। इस देश के अंदर रहते हुए जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर पाई, वो काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के टुकड़े करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे इस भारत देश का विभाजन करना चाहती है। वो चाहती है कि ये देश जो है वो टुकड़ों में बट जाए, जैसे पाकिस्तान बटा, जैसे बांग्लादेश बटा, अब वैसे ही हिंदू और मुस्लिम के नाम पर एक बार फिर इस भारत देश के टुकड़े कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस देश में कभी ताजमहल पे पहुंच जाती है, कभी कुतुब मीनार पे पहुंच जाती है, तो कभी लाउड स्पीकर और अजान पे पहुंच जाती है। आप एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से आज ताजमहल का जिक्र हो रहा है, ताजमहल का नाम बदल के तेजो महल रखा जा रहा है, आप एक बात मुझे बताइए, जो वहां पर शिव मंदिर की भी जो वहां पर बात बताई जा रही है, जब 16वीं शताब्दी में जब ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर जो काम करने वाले जो लेबर हों वो हिंदू हों। ऐसा तो है नहीं कि ताजमहल एक दो लेबर ने बना दिया है, बहुत सारे मजदूर वहां पर काम करने के लिए लगे होते हैं। और जो ताजमहल की जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि ताजमहल राजा जयसिंह से लिया गया था, ताजमहल की जो जमीन है वो राजा जयसिंह से ली गई थी। तो ये भी हो सकता है कि ताजमहल की जो जमीन है वहां पर राजा जयसिंह जो एक हिंदू राजा थे, वहां पर जो है मूर्ति वगैरह हो, तो उन्होंने जो है वहां पे जो काम करने वाले हिंदू मजदूर हो, उन्होंने उठाकर एक रूम में कमरे में बंद कर दिया गया हो, जिसको ये लोग विवाद बना रहे हैं। दूसरी बात रही कुतुब मीनार की, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कुतुब मीनार, जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने किया है। ये बात पूरा देश जानता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, ये मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज देश में देश की जनता का जो ध्यान बटाने के लिए, उनको हिंदू और मुसलमान करने के लिए, आज देश की स्थिति इतनी खराब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल बत्ती में और देश मोमबत्ती में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पूरा का पूरा देश जो आज मोमबत्ती में है, प्रधानमंत्री जी लाल बत्ती में सायरन दे दे के पूरे देश में घूमे जा रहे हैं। देश की स्थिति इतनी खराब है कि देश अंधेरे से जूझ रहा है, देश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और देश की स्थिति का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक महिला अपने पति का इलाज कराने के लिए 5 रुपए की अस्पताल की पर्ची नहीं बना पाई। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश की घटना है। 5 रुपए की अस्पताल की पर्ची, आप भी देख लीजिएगा एक बार, 5 रुपए की अस्पताल की पर्ची नहीं बना पाई और 12 घंटे बाद उसके पति की मौत हो गई। देश के अंदर इस कदर माहौल खराब है, लेकिन शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ और डेवलपमेंट के ऊपर सरकार चर्चा करने को राजी ही नहीं। किसी देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है, किसी देश का आर्थिक स्ट्रक्चर डैमेज होता है, तो वहां की सरकारें और वहां देश के प्रधानमंत्री हिंदू और मुस्लिम जैसे मुद्दे को अपनाते हैं, और वही काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन मैं इसमें अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को पागल समझता हूं तो वो इस देश की जनता है। वो जनता जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे उलझी पड़ी है। आज बुलडोजर अगर चल रहा है ना, जो बुलडोजर सब लोग चिल्ला रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है आज देश के नौजवानों के सपनों पर, बुलडोजर चल रहा है इस देश की अस्मिता पर, बुलडोजर चल रहा है इस देश की अनेकता, एकता और अखंडता पर, बुलडोजर चल रहा है इस देश की यूनिटी पर, बुलडोजर चल रहा है आज उस पिता के जो रिक्शा खींचकर अपने बच्चे को पढ़ाता है उसके सपनों पर, बुलडोजर चल रहा है आज भारत देश की अनेकता, एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता पर, वसुदेव कुटुंबकम पर, बुलडोजर चल रहा है आज उस माँ के सपनों पर जो माँ अपने बेटों को सरहद की हिफाजत करने के लिए भेजती है। आज बुलडोजर उन लोगों के सपनों पर चल रहा है, नेता के सपनों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। नेताओं के बच्चे आराम से विदेश में पढ़ रहे हैं और इस देश की जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाया जा रहा है, उनके दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है। जा रहा हूँ कि अगर आपको तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती तो ये अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। तो कुतुब मीनार में जो लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा है उसमें भाजपा के लोग कहाँ हैं? मतलब हर चीज का इल्जाम भाजपा के ऊपर लगा देंगे क्या? अगर ये लोग भाजपा के लोग नहीं हैं तो एक बात आप मुझे बताइए, आप हनुमान चालीसा अपने घर के मंदिर में पढ़ेंगे या सड़क पे बैठ के पढ़ेंगी? तो भारत में तो इतना तो आपको है ना आजादी की, आप कहीं भी पढ़ ले, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं लोग, तो आपको इसमें दिक्कत क्या? अरे आप तो कल को अगर वहां पर हाईवे पे बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगेंगी तो क्या आजादी है? अगर आजादी है क्या? आप हाईवे पे बैठ के पढ़ेंगी हनुमान चालीसा तो आपको बताइए कि आप पढ़ सकती हैं क्या? बताइए आप मुझे।
लेकिन हनुमान चालीसा से क्या इतनी, आप तो खुद हिंदू हैं, हनुमान चालीसा अगर लोग पढ़ भी रहे हैं तो इसका आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक मिनट, क्या साबित करना चाहते हैं कि मोहित शर्मा को हनुमान चालीसा से तकलीफ है? मोहित शर्मा को हनुमान चालीसा से कोई तकलीफ नहीं है। मैं खुद पढ़ता हूँ हनुमान चालीसा। आप नहीं बताएंगे मुझे? भाजपा से तकलीफ है? नहीं, मुझे भाजपा से भी तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ इस बात से है कि अगर कोई दूसरा आदमी जो करेगा क्या हम भी वही करेंगे? हैं? अगर हम उनकी हुबहू होड़ कर रहे हैं कि भाई मुसलमान सड़क पे बैठ के अपनी नमाज पढ़ रहा है शुक्रवार के दिन, जुम्मे वाले दिन, तो क्या हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे मंगलवार को? हमारी आरती होती है ना, किसी को तकलीफ हुई है? तो भाई आप एक बात समझिए, तकलीफ है? अजान से तकलीफ है इस देश के राजनेताओं को, और आरती से भी उन्हीं को तकलीफ है, तभी वो लाउड स्पीकर हटवाने में लगे हुए हैं। बाकी इस देश के अंदर हनुमान चालीसा होती आई है, माता रानी का जागरण, चौकी, पूजा, हवन, गणेश चतुर्थी का उत्सव, सब कुछ होता है। परमिशन लेते हैं लोग, बड़ी बड़ी चौकियां लगाते हैं। अभी नवरात्रि गई है, हमने भी माता रानी की चौकी लगाई सरकार से परमिशन लेके, और गली में ही लगाई। बताइए, तो मुसलमान लोग भी रहते हैं, किसी ने तो कंप्लेन नहीं करी कि हमें तकलीफ हो रही है। तो अगर आप दूसरे को कोऑपरेट करेंगी तो दूसरा आपको कोऑपरेट करेगा। लेकिन अगर आप ये सोचती हैं कि उसकी मस्जिद की नमाज बंद कराकर हम खुश रहेंगे तो ये गलत है। अगर आप उसकी मस्जिद की नमाज बंद कराएंगी तो कल का आपको माता रानी का जागरण भी बंद होगा। तो हम दोनों ही समाज के लोगों को कोऑपरेट करने का काम करते हैं।